एक पत्रकार ने एक मुसाफिर जिसका नाम होता है टूटू विश्वास, उसके सामने माइक लगाते हुए उससे सवाल किया कि तुमने अपनी आंखों से क्या देखा था। जैसे ही ये सवाल उससे किया जाता है तो टूटू विश्वास बात कहने से पहले ही रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पत्रकार कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों होते हो, तुमने जो अपनी आंखों से देखा है, जो भी देखा है उसको बताने की कोशिश करो। वो कहता है कि मैंने जो अपनी आंखों से जो मंजर देखा है उससे पहले कभी नहीं देखा। लाशों के ढेर चारों तरफ पड़े हुए थे, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इसी चीख और पुकार के बीच में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी होती है, दोनों पड़े हुए हैं। उनके पास में ही एक बच्चा है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने पूछा कि ये बच्चा किसका है, तभी एक व्यक्ति कहता है कि इस बच्चे की माता और पिता दोनों ये पड़े हुए हैं, मर चुके हैं। टूटू विश्वास ने अपनी आंखों से जो देखा था उसको बयां करते हुए वो भी रोने लगता है। दरअसल वो बच्चा जो रो रहा था, कुछ देर बाद उस बच्चे ने भी रोते रोते दम तोड़ दिया। दरअसल हादसा ही कुछ ऐसा था। इस हादसे में अभी तक मरने वालों की संख्या लगभग 300 के आसपास पहुंच चुकी है और घायलों की संख्या लगभग 900 के आसपास पहुंच चुकी है, जिसमें न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ, पैर, सर, शरीर के अलग अलग अंग पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। जब तक वो जिएंगे शायद इस हादसे को कभी भूल पाएंगे। आज का हादसा जो उड़ीसा में हुआ है, उस हादसे ने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कहानी आज उसी हादसे की है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में नोटबंदी लागू हुई थी और जैसे ही नोटबंदी लागू होती है उसके बाद 500 के और 2000 के नए नोट चलन में आए थे। तभी एक दिन एक पत्रकार जिनका नाम होता है सुधीर चौधरी और एक पत्रकार होती हैं श्वेता सिंह, दोनों ही अपने अपने तरीके से एक मामले में रिपोर्टिंग कर रहे थे। रिपोर्टिंग करते करते कब वो भाव आवेश में आ जाते हैं और बहुत ही उत्साहित होकर उस न्यूज़ को बता रहे थे कि 2000 के नोट में नैनो चिप लगी हुई है और ये नैनो चिप अब भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। पैसों को बिल्कुल जो भी इन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, काला धन जमा करने की कोशिश करेगा, तो ये नैनो चिप पता बताएगी, ये सिग्नल सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कुछ दिन के बाद, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं बीतता, साल 2023 में ही ये 2000 का नोट जब चलन से बंद हो जाता है, मोदी जी घोषणा कर देते हैं कि अब ये नोट नहीं चलेगा। तो उसके बाद फिर यही वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगते हैं। श्वेता सिंह हों या सुधीर चौधरी हों या अन्य पत्रकार हों, वही 2000 के नोट में नैनो चिप के बारे में जो जानकारी थी जब वायरल होती है तो ये पत्रकार कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपाकर शर्मिंदा होते हैं और अपनी बात कह नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही बात कर रहा हूँ 3 जून 2023 को एक और वीडियो होता है जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। दरअसल वो वीडियो होता है भारतीय रेल मंत्री का, अश्वनी वैष्णव जो होते हैं, उनका वीडियो वायरल होता है। दरअसल ये वीडियो होता है 4 मार्च 2022 का और 4 मार्च 2022 को जब रेल मंत्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उनके हाथ में 2 खिलौने होते हैं। उन खिलौनों की शक्ल थी बिल्कुल ट्रेन के डिब्बे की तरह। वो बताते हैं आपस में कि जब हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का ईजाद किया है, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है, जब 2 ट्रेन आमने सामने आएंगी तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को सिग्नल देगी और ट्रेन एक रुक जाएगी। दूसरी ट्रेन जब आमने सामने टकराव होने से पूरी तरह से बच जाएगी। यदि ट्रेन आमने सामने है तब भी टकराव नहीं हो सकता। यदि ट्रेन आगे पीछे चल रही है और पिछले वाली ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है तब वो सिग्नल मिलेगा और सिग्नल मिलने के बाद वो ट्रेन जाम हो जाएगी और एक ट्रेन आराम से निकल जाएगी, यानी कि कोई हादसा नहीं होगा। और जैसे ही ये रेल मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग ट्विटर पर क्या, फेसबुक पर क्या, यूट्यूब पर क्या, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अब भारतीय रेल मंत्री को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। दरअसल बुरा भला कहने वाली बात ही थी। बात कर रहा हूँ 2 जून 2023 की शाम लगभग 7:20 के आसपास का वाक़या था। उड़ीसा प्रदेश का एक ज़िला लगता है बालासोर और इसी का एक जगह है बगहा नागा बाज़ार रेलवे स्टेशन। इससे ठीक पहले लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है जिसमें कोयला भरा हुआ है। वो मालगाड़ी कब से खड़ी थी, कैसे खड़ी थी, इसकी जानकारी तो रेलवे विभाग ही बहुत अच्छे से दे सकता है। शाम के 7:20 के आसपास का ये वाक़या होता है और एक ट्रेन है जो लगभग अपनी रफ्तार, जो उसकी खुद की रफ्तार होती है 127 की या 130
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन आ रही थी, जिसका नाम होता है कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस। गाड़ी नंबर होता है 12841। अब ये गाड़ी हावड़ा के शालीमार स्टेशन से चलकर चेन्नई की तरफ चलती है और इसमें पश्चिम बंगाल हो या उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, इन प्रदेशों को पार करती जाती है। जहाँ जहाँ भी रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ से मुसाफिरों को लेकर जाती है और उनकी मंजिल तक उन्हें पहुँचाने की भरोसा दिलाती है। लेकिन इनका भरोसा टूट जाता है 2 जून 2023 की शाम लगभग 7:20 पर इसी बहानागा बाज़ार रेलवे स्टेशन जो होता है उससे ठीक पहले, लगभग बताया जाता है कि 35 किलोमीटर के पहले जंगल की तरफ एक जो ये मालगाड़ी खड़ी हुई है, उसी मालगाड़ी के पास पहुंचने से पहले ही कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस अपनी पटरियों से उतरकर और इससे जाकर बहुत तेज़ी के साथ टकरा जाती है। कई डिब्बे ऐसे होते हैं जो पटरी से उतरकर इधर उधर फैल जाते हैं और कई डिब्बे ऐसे होते हैं मालगाड़ी के जो वो भी अपनी पटरी से इधर उधर गिरकर फैल जाते हैं। कई बहुत सारे मुसाफिर बैठे हुए थे। मुसाफिरों की चीख पुकार मच जाती है, लोग शोर मचाने लगते हैं। ज़ोर का हादसा था, इस हादसे की गूंज कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे, कोई कह रहा था कि बम फूट गया है, कोई कह रहा है कि वाहन आपस में भिड़ गए हैं। लोग, इन्हें किसी को पता ही नहीं था। बड़ी संख्या में ऐसे मुसाफिर थे जो ट्रेन में जगह जगह सो रहे थे, कई ऐसे मुसाफिर थे जो वीडियो देख रहे थे, कई ऐसे मुसाफिर थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये बातचीत का सिलसिला, ये वीडियो का सिलसिला, ये आपस में किसी के सोने का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था, क्योंकि हादसा जो इतनी तेज़ था, जो बोगियाँ सबसे आगे थीं जब ट्रेन टकराती है उन बोगियों में असर ज़्यादा था। अभी ये जानकारी जो थी कंट्रोल रूम तक पहुंचनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि जो हादसा हुआ है ये कंट्रोल रूम तक की जानकारी पहुंच जाती तो शायद अभी कुछ और जो होना बाकी था वो कभी नहीं होता। लेकिन इतना वक्त मिला ही नहीं और एक और गाड़ी होती है जो बहुत तेज़ी के साथ आ रही थी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, जिसका नंबर होता है 12846। ये भी अपनी रफ्तार पर थी। बताते हैं कि लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी और ये विपरीत दिशा से आ रही थी। वो नहीं जानता था ड्राइवर कि जिस रास्ते पर, जिस पटरी से वो गुज़र रहा है, वो पटरी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर एक मालगाड़ी है और एक शालीमार जो एक्सप्रेस गाड़ी होती है वो पहले से ही पलटी पड़ी है। अब यहाँ पर जब ये दो गाड़ियाँ पहले से आपस में टकराई हुई थी, तीसरी गाड़ी एकदम अचानक से आती है और अचानक से आने के बाद बहुत तेज़ी के साथ हादसा होता है और देखते ही देखते 17 डिब्बे अपनी अपनी पटरी से इधर उधर कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में फैल चुके थे। जैसे ये दूसरा हादसा होता है तो आसपास के लोगों तक फिर दोबारा आवाज़ पहुंचती है। जिनके घर बहुत करीब में थे, पास में थे, उन लोगों ने इस हादसे की खबर सुनने के बाद एक दूसरे लोगों को फ़ोन भी किया और घटनास्थल पर दौड़ कर आते हैं। जब दौड़ कर आ रहे थे, मौके पर आकर देखते हैं तो ऐसा दृश्य संभवतः शायद किसी ने अपनी आंखों से, इन लोगों में से कभी किसी ने देखा होगा। जिधर भी देखो वहीं लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, जहां देखो वहां चीख पुकार मची हुई है। कई ऐसे मुसाफिर थे जो अपनी आंखों से बता रहे थे कि आंखों देखा बता रहे थे कि किसी का हाथ कटा हुआ है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। पटरियाँ जो थीं वो अपनी जगह से उखड़कर, जिस पटरी को कोई इंसान अपने हाथ से हिला नहीं सकता, जिन पटरियों को मशीनों के माध्यम से हिलाने में भी बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, वो पटरियाँ ट्रेन को चीरती हुई बीच में से निकल जाती हैं। जहाँ देखो वहाँ हादसे की ऐसी भयावह स्थिति थी कि लोग आपस में एक दूसरे को बचाने की बजाय चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी बचाने की गुहार लगा रहे थे कि कोई आए और मदद करे। तभी जब लोग आसपास के घरों के होते हैं, जब दौड़कर मौके पहुंचते हैं तो लाशों के ढेर निकालना शुरू कर देते हैं। अब ये हादसा धीरे धीरे करके लोगों के पास पहुंचता है। उसके बाद फिर लोग एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और जो आसपास का जो इलाका होता है, इस आसपास के बगहा नागा बाज़ार स्टेशन के बाद वहाँ तक खबर पहुँचती है। फिर ये खबर पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इंडिया में फैल जाती है और उसके बाद फिर लाशों का सिलसिला निकलना शुरू हो जाता है। अब चाहे वो SDRF है, वो NDRF हो, पुलिस हो, लोकल के लोग हों, जो भी थे अपने अपने हिसाब से मदद करने में जुट जाते हैं। मदद का सिलसिला लगातार चल रहा था और लाशें निकलना शुरू हो जाती हैं। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता है। दिन निकल आता है और जब दिन निकल आता है
तब लगता है पूरे हिंदुस्तान को, हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब मीडिया में जब खबर चलनी थी तो मीडिया में खबर चलनी ये थी कि ओडिशा के बालासोर ज़िलों में एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ है जहां पर मरने वालों की संख्या लगभग 300 के आसपास पहुंच चुकी है, जिसमें लगभग 900 लोग घायल हुए हैं और 900 लोग घायलों में लगभग 450 की हालत ऐसी है जो या तो कोई अपंग हो चुका है या किसी की आंख खराब हो चुकी है या पूरी तरह से वो ज़िंदगी भर ऐसे ही अपनी हादसे को कभी भुला पाएगा। अब मीडिया में खबर चलनी शुरू हो जाती है तो मीडिया वाले याद दिलाते हैं कि 6 जून 1981 को बिहार के बागमती में जब एक ट्रेन गुजर रही थी, ये ट्रेन जाती है मानसी से सहरसा की तरफ, जब ये ट्रेन जा रही थी तो अचानक ही ऐसा लगता है ड्राइवर को जैसे कोई सामने आ चुका है और ब्रिज होता है बागमती नदी का, और उस जगह पर रोकने की वो कोशिश कर रहा था लेकिन ब्रिज पर वो गाड़ी को रोक नहीं पाता और रफ्तार गाड़ी की तेज़ थी, ब्रेक तेज़ी से मारे जाते हैं और एक के बाद एक 9 डिब्बे निकलकर बागमती की नदी में गिर जाते हैं। बरसात के दिन थे, बारिश तेज़ हो रही थी और नदी पूरी उफान पर थी। 9 के 9 डिब्बे इस नदी में समा जाते हैं और लगभग 800 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। इसके बाद फिर कई ऐसे हादसे होते हैं जिन हादसों के बारे में बताया जाता है कि पूर्व में ये हादसे हुए थे, उस वक्त ये हादसे हुए थे, लेकिन इसी बीच में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है भारतीय रेल मंत्री की। उन्होंने जो दावा किया था, उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा सुरक्षा कवच रेल के लिए तैयार किया है, जब ट्रेन आपस में भिड़ने की स्थिति में होंगी तो एक ट्रेन रुक जाएगी, दूसरी ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ चली जाएगी। यदि ट्रेन आगे पीछे होंगी तो जो पीछे वाली ट्रेन होगी वो खुद रुक जाएगी, आगे वाली ट्रेन निकल जाएगी। लेकिन कोई नहीं जानता था ये जो बातें हैं ठीक वैसे ही हो रही थीं जैसे कि देश के जाने माने पत्रकार श्वेता सिंह हों या सुधीर चौधरी हों, जैसे 2000 के नोट से वो चिप निकाल रहे थे कि ये नोट जब भी कभी संग्रह होगा, एकत्र होंगे तो उसके बाद एक सिग्नल देंगे सैटेलाइट के माध्यम से, और सैटेलाइट के माध्यम से पता चल जाएगा कि काला धन जमा कहाँ हो रहा है। और वो कोई नहीं जानता था कि ऐसी कोई नैनो चिप है ही नहीं, और मीडिया ने ये दिखाने की, जताने की कोशिश की, ठीक जैसे कि भारतीय रेल मंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि अब हमारे देश में कभी हादसे नहीं होंगे। लेकिन उड़ीसा के बालासोर में जब हादसा होता है 300 के करीब लोग मर जाते हैं और 450 के आसपास इसमें अपंग जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले घोषणा करती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वो कहते हुए बिल्कुल भी हिचकती नहीं है, उन्हें लगता है कि अब आया है मौका राजनीति करने का। उन्होंने तुरंत ही ये ऐलान कर दिया कि मरने वालों में यदि उनके प्रदेश का कोई व्यक्ति होगा तो उसे वो 5 लाख रुपए की घोषणा करेंगे, उसके परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। अब जब ये मदद की घोषणा की जाती है तब रेलवे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पीछे रह जाएं, तभी उन्होंने मरने वालों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा कर दी। और फिर पीएमओ ऑफिस से भी ये घोषणा की जाती है कि हम मरने वालों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा करेंगे। जब ऐसे कोई मरता है, जब किसी का जाता है, तो पब्लिक को, लोगों को शांत करने के लिए, सोशल मीडिया को थामने के लिए बस ऐसे ही घोषणा कर दी जाती हैं और इन हादसों को भुला दिया जाता है। लेकिन जैसे हम बात करें साल 1956 में महबूब नगर रेलवे स्टेशन के निकट एक हादसा होता है और एक साथ ट्रेन हादसे के बाद 112 लोग मारे जाते हैं। जब वो 112 लोग मर जाते हैं तो उन दिनों थे रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्हें बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो हादसा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं उनकी गलती है। तभी रेल मंत्री होते हुए लाल बहादुर शास्त्री एक पत्र लिखते हैं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को और कहते हैं कि जो हादसा हुआ है इसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं इस पद पर नहीं रहना चाहते। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पत्र को लेते हुए, रखते हुए कहा कि ठीक है, आप शास्त्री जी परेशान मत होइए और इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था, मंजूर नहीं किया गया था। अभी 3 महीने का वक्त गुजरा ही था कि अलियानूर एक जगह होती है, उसमें एक हादसा फिर से हो जाता है और ट्रेन हादसे में अब की बार 114 लोग मारे जाते हैं। पिछले हादसे में 112 लोग मारे गए थे, इस बार के हादसे में 114 लोग मारे जाते हैं। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अब मैं किसी भी कीमत पर अपने इस पद पर नहीं रहूँगा, चाहे पंडित जी आप कितना ही मुझे अपने पद पर रखने की या रोकने की कोशिश करें। पंडित जी ने भले ही चाहे कोशिश की हो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने साफ इनकार कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हमारे देश को मिलना इतना आसान नहीं है जितना पहले मिल जाया करते थे। लेकिन जिस तरह से ये रेल हादसा होता है, रेल हादसे के बाद
अब एक दूसरे पे छींटाकसी करने की बातें शुरू हो जाती हैं कि इसने ये गलती है, इसकी ये गलती है। लेकिन हमारे देश में जब चुनाव होता है तो अरबों खरबों रुपए यूं ही बर्बाद कर दिए जाते हैं। लेकिन रेल जैसी जब इसमें अभी भी बड़ी संख्या में मज़दूर तबके के या अच्छे बड़े घरों के लोग जब यात्रा करते हैं तो इन लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए कोई ख़ासा इंतज़ाम नहीं होता, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। जबकि बताने वाले ये बताते हैं कि इस ट्रेन हादसे में जो मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो उन लोगों की होती है जो अलग अलग प्रदेशों में अपने घर के, अपने परिवार को छोड़कर मेहनत मजदूरी करने के लिए दूर दराज जाते हैं। और ज़्यादातर जब लोगों के सामने जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, उन्होंने जब माइक लगाने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि वो मजदूरी करते हैं, कोई राजमिस्त्री का काम करता है तो कोई रेहड़ी लगाने का काम करता है। अब उनके परिवार का क्या होगा, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, जो मर गए हैं उनकी ज़िंदगी के बाद जो परिवार के बाकी लोग बचते हैं वो लोग कैसे जिएंगे, और जो लोग अपंग हो चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी आगे कैसे जिएंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं अभी बाकी हैं। हादसा की जिम्मेदारी कौन लेगा, हादसे की असली वजह क्या थी, जो ट्रेन चला रहे थे वो भी शायद इस हादसे में बचे नहीं हैं। यदि वो बचे होते तो वो सही जानकारी देते। अब असली जानकारी कौन देगा, क्या देगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, उसमें कितनी सच्चाई होगी ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि इस हादसे में जैसे दंपति के घायल होने के बाद उनकी हादसे में मौत हो जाती है, उनका बच्चा रो रो कर दम तोड़ देता है, ऐसे ना जाने कितने लोग आज अपने हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं, मर चुके हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।